नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक ऐसे लिटरेरी मास्टरपीस को डिकोड करने वाले हैं जो सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि हिस्ट्री का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मॉन्यूमेंट है, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन है। आज हम डीप डाइव करेंगे नाडीन गोडमेर की शॉर्ट स्टोरी जंप पर, जो उनकी कलेक्शन जंप एंड अदर स्टोरीज से ली गई है। इससे पहले कि हम स्टोरी की नैरेटिव में जंप करें, हमें सबसे पहले इसके कंटेक्स्ट को समझना होगा, क्योंकि बिना कंटेक्स्ट के स्टोरी के साइलेंस और हॉरर को फील करना इम्पॉसिबल है। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 1, द हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। देखिए, ईयर था 1991। ये वही साल था जब नाडीन गोडेमेर को नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था। लेकिन साउथ अफ्रीका में ये वक्त सेलिब्रेशन से ज्यादा कंफ्यूजन का था। हिस्ट्री में स्पेसिफिक टाइम या फिर पीरियड को हम इंटररेग्नम कहते हैं। ये टर्म ओरिजिनली एक इटालियन फिलोसफर ने दिया था। इसका मतलब होता है एक ऐसा वक्त जब द ओल्ड वर्ल्ड इज डाइंग एंड द न्यू वर्ल्ड इज स्ट्रगलिंग टू बी बॉर्न। यानी पुराना सिस्टम जो वहाँ अपार्थेड का सिस्टम था वो खत्म हो रहा था, टूट रहा था, लेकिन जो नया डेमोक्रेटिक सिस्टम आना चाहिए था वो अभी तक पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हुआ था। और उन्हीं इटालियन फिलोसोफर के अनुसार ऐसे वक्त में मॉर्बिड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, यानी सोसाइटी में अजीब तरह की बीमारियां, वायलेंस और मॉरल करप्शन पैदा होता है। नाडीन गॉडमेर ने इस बुक में क्लियर कट कोई लड़ाई नहीं दिखाई है जहां पर एक हीरो और एक विलन हो। उन्होंने उस ग्रे एरिया को कैप्चर किया है जब पोस्ट कोल्ड वॉर एरा की रियलिटी को दिखाया गया है। ये वो दौर था जब साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट एक सीक्रेट पॉलिसी चला रही थी जिसे कहते हैं डिस्टेबलाइजेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी का मकसद था अपने नेबरिंग कंट्रीज जैसे मोजाम्बिक को अनस्टेबल रखना, ताकि वहां ब्लैक मेजॉरिटी रूल फेल हो जाए। इसके लिए वो मर्केनरीज और रेबल्स का यूज करते थे। तो दोस्तों, बेसिकली इस बुक का कंटेक्स्ट ये है कि ये किसी फ्रीडम फाइटर की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि एक ऐसे इंसान के दिमाग में ले जाती है आपको जो डिस्टेबलाइजेशन का हिस्सा था। एक प्रिपरेटर, एक गुनहगार। ये स्टोरी हमें फोर्स करती है देखने के लिए कि जब पॉलिटिक्स बदलती है तो उन लोगों का क्या होता है जिन्होंने गलत साइड पर लड़ाई लड़ी थी, वो कहाँ जाते हैं। कंटेक्स्ट अब आपको शायद क्लियर होगा। अब हम स्टोरी के स्ट्रक्चर और उसके डीप मीनिंग्स को डिकोड करते हैं। ये पार्ट बहुत ही फैसिनेटिंग होने वाला है, क्योंकि नाडीन गॉर्डिमर ने इस स्टोरी को सीधे सीधे तो बिल्कुल नहीं लिखा है। दोस्तों, जब आप जंप पढ़ते हैं तो आपको फील होगा कि टाइम आगे नहीं बढ़ रहा, स्टोरी एक सर्कल में घूम रही है। गॉर्डिमर ने इस स्टोरी को लीनियर तरीके से नहीं, उन्होंने एक फ्रेगमेंटेड नैरेटिव यूज किया है। इमेजिन कीजिए उस प्रोटैगनिस्ट को, वो अपने होटल रूम में बैठा है और उसके पास एक कैसेट प्लेयर है। वो टेप सुनता है, उसे रिवाइंड करता है और फिर से सुनता है। ये टेप लूप सिर्फ एक प्रॉप नहीं है, ये स्टोरी का स्ट्रक्चर है। प्रोटैगनिस्ट अपनी लाइफ के पास्ट और प्रेजेंट के बीच में फंसा हुआ है। वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, बस रिवाइंड बटन बार बार दबा रहा है। अब बात करते हैं सेटिंग की। ये पूरी कहानी एक होटल रूम में बंद है। लिटरेचर में हम ऐसे स्पेसेस को नॉन प्लेस कहते हैं। ये कोई घर नहीं, ये एक ट्रांजिएंट स्पेस है। गॉर्डिमर डिस्क्राइब करती है कि कैसे वहां फेडेड लग्जरी है, यानी पुराने सोफे, बर्निंग कर्टेन्स जो धूप को रोकते हैं। ये होटल रूम एक परगेटरी की तरह है, एक ऐसी जगह जहां पर कोई वेट कर रहा है। किस चीज का वेट? एक नए घर का, एक नई लाइफ का, जो शायद कभी उसको मिलने ही नहीं वाली। नरेटिव स्टाइल की बात करें तो गॉर्डिनर यूज करती है फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स। इसका मतलब है कि नरेटर थर्ड पर्सन में बात कर रहा है। ही सेड, ही थॉट, इस तरीके से। लेकिन जो थॉट्स है, जो जस्टिफिकेशन है, वो प्रोटैगनिस्ट के दिमाग के अंदर के हैं। हमें उनके एक्सक्यूजेस सुनाई देते हैं कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। ये टेक्निक हमें उस डिल्यूजन के अंदर ले जाती है। अब जब हम स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं तो फटाफट से डाइव करते हैं हमारी डिटेल्ड समरी के ऊपर, जिससे कि हमारी नरेटिव आर्क स्टोरी की बिल्कुल क्लियर होने वाली है। जंप की टाइमलाइन आगे पीछे मूव करती है फ्लैशबैक और प्रेजेंट मोमेंट्स के बीच, इसलिए आपको इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझना होगा ताकि आप प्रोटैगनिस्ट की पूरी जर्नी को देख सकें। कहानी शुरू होती है, या रैदर फिनिश होती है, एक होटल रूम में, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। हमारा प्रोटैगनिस्ट, जो कि एक अननेम्ड व्हाइट मैन है, वो होटल लेबोवो के एक कमरे में बंद है। बाहर की दुनिया से उसका कनेक्शन ऑलमोस्ट कट हो चुका है। वहां बर्निंग कर्टेन्स है, एक टीवी है जो ऑलमोस्ट बंद है, और वो कंटिन्यूअसली एक कैसेट टेप सुनता है। लेकिन वो यहाँ पहुंचा कैसे? लेट्स रिवाइंड द कैसेट टेप। ये आदमी एक ऑर्डिनरी कॉलोनियल फैमिली में पैदा हुआ था। उसके पेरेंट्स को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका मानना था कि जब तक गार्बेज कलेक्ट हो रहा है और मार्केट में फिश मिल रही है तब तक सब ठीक है। मतलब कि खाना मिल रहा है और उनके घर से कूड़ा जा रहा है,
मतलब कलेक्ट हो रहा है, तब तक सब कुछ ठीक है। उसका बचपन बिल्कुल नॉर्मल था, वो पैराशूट क्लब का मेंबर था। ये वही वक़्त था जब उसने पहली बार जंप किया, एज़ अ स्पोर्ट, एज़ अ थ्रिल। ये उसकी लाइफ़ का वो फ़ेज़ था, जहाँ वो इनोसेंट था और ब्लाइंड था टुवर्ड्स द सफरिंग ऑफ ब्लैक पीपल। लाइफ़ तब बदलती है, जब वो बड़ा हो जाता है। वो एक फ़ोटोग्राफ़र बन जाता है। एक दिन वो एक टावर पर बैठे हुए एक सी बर्ड यानी एक समुद्री पक्षी होता है, उसकी फ़ोटो लेता है। लेकिन वो टावर एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन था, ब्लैक सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं, उसका कैमरा तोड़ देते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। ये मोमेंट बहुत ही क्रिटिकल है। वो जेल में पॉलिटिक्स की वजह से रेडिकलाइज़ नहीं होता, वो रेडिकलाइज़ होता है स्पाइट यानी नफ़रत और चिढ़ की वजह से। वो सोचता है, उन्होंने मेरा कैमरा तोड़ा, मुझे जेल में डाला, इसलिए मैं अब उनसे नफ़रत करूँगा। एक छोटी-सी पर्सनल चिढ़, नफ़रत एक मैसिव पॉलिटिकल बिट्रेयल बन जाती है। जेल से निकलने के बाद वो व्हाइट काउंटर रिवॉल्यूशनरीज़ जो अपार्थाइड रिजीम के सपोर्टर हैं, उनको जॉइन कर लेता है। वो यूरोप चला जाता है, वहाँ लग्ज़री में रहता है और वहाँ से बैठकर वो अपने देश में यानी कि अफ्रीका में डिस्टेबलाइज़ेशन प्लान करता है। वो विलेजेस में मैसेकर्स करवाता है, ट्रेन लाइन्स उड़ा देता है। वो एक कमांडर बन जाता है, एक प्रोफेशनल किलर जो सूट पहनकर यूरोप में बैठा है और एक फ़ोन पर दंगे भी करवा सकता है। उसे लगता है कि वो नोबल कॉज़ के लिए लड़ रहा है। भाई आप किसी भी साइड से लड़ रहे हो, आपको हमेशा यही लगता है कि आप सही हो। लेकिन फिर हवा थोड़ी-सी बदलती है, अपार्थाइड खत्म होने लगता है। ये आदमी समझ जाता है कि वो लूज़िंग साइड पर है, तो वो एक और जंप मारता है अपनी लाइफ़ के अंदर, एक पॉलिटिकल जंप। वो वापस नई ब्लैक गवर्नमेंट के पास आता है और कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगा, बेसिस क्या है, प्लान्स क्या है, बदले में मुझे माफ़ी चाहिए, एक घर चाहिए और एक कार चाहिए। वो अपने साथियों को बेच देता है, आइडियोलॉजी के लिए नहीं, बस सर्वाइवल और कम्फर्ट के लिए। और ये सारे बैकड्रॉप को देखने के बाद हम वापस उस होटल रूम में आते हैं। गवर्नमेंट ने उसे यूज़ कर लिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, अब वो उनके किसी काम का नहीं रहा। जो हाउस एंड कार का प्रॉमिस था वो पूरा नहीं हुआ, वो बस वेट कर रहा है। रूम में एक गर्ल आती है, वो किसी टाइप की प्रोस्टिट्यूट या लोकल लड़की है जिसके साथ उसका रिलेशन प्योरली ट्रांज़ैक्शनल है। जब वो लड़की उससे कहती है यू डोंट लव मी, तो उसे अचानक से उन बच्चियों की याद आती है जो बुश में उसके मेन यूज़ करते थे। गिल्ट उसे हिट करता है, वो रियलाइज़ करता है कि वो अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है, बिल्कुल हॉलो हो चुका है। स्टोरी के एंड में वो खिड़की पर जाता है, नीचे शहर है, द बैगर्ड सिटी, वहाँ वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी इसने बर्बाद की है, मेन विदाउट ईयर्स, विक्टिम ऑफ वॉर। उसके दिमाग में एक फाइनल जंप का थॉट आता है, यानी कि सुसाइड का, उस खिड़की से जंप करने का। वो एज पर खड़ा है, पैराशूट का इल्यूजन उसके दिमाग में है, लेकिन वो पीछे हट जाता है। वो कहता है नॉट नाउ, नॉट येट। वो मरता नहीं है, वो उस इंटररेग्नम में, उस बीच के वक्त में जिंदा रहने के लिए मजबूर है जहाँ ना पुरानी पावर बची है और ना ही नई इज्जत उसको मिलने वाली है। तो ये थी यार पूरी स्टोरी। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर और डिटेल्ड नैरेटिव समझ चुके हैं, तो आइए इसके कोर पर चलते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्टोरी का नाम जंप क्यों है? नाडीन गॉर्डिमर ने एक वर्ड जंप को 3 अलग-अलग लेयर्स में यूज़ करा है। ये एक मल्टी लेयर्ड मेटाफर है। सबसे पहले द लिटरल जंप जो कि फिजिकल है। सबसे पहले ये लिटरल जंप है जब प्रोटैगनिस्ट यंग था वो पैराशूट क्लब जॉइन करता है। वो आसमान से जंप करता है, ये सिंबल है कंट्रोल और पावर का। एज़ अ व्हाइट कॉलोनियल बॉय वो ज़मीन से ऊपर उड़ रहा था, दुनिया को ऊपर से देख रहा था बिना उसमें इन्वॉल्व हुए। ये उसकी मैनहुड का राइट ऑफ पैसेज था। दूसरा है पॉलिटिकल जंप जो कि बिट्रेयल है। दूसरा जंप उसका पॉलिटिकल बिट्रेयल, पहले उसने अपने पेरेंट्स को छोड़ा, फिर उसने ब्लैक रिवॉल्यूशन के खिलाफ व्हाइट काउंटर रिवॉल्यूशनरीज को ज्वाइन किया और फाइनली जब उसे लगा कि वो हार रहे हैं, तो उसने उन्हें भी धोखा दिया और वापस गवर्नमेंट की साइड आ गया। ही जंप फ्रॉम वन आइडियोलॉजी टू अनदर। उसने सोचा कि वो जंप करके सेफ साइड पर लैंड करेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। वो बीच में ही लटक गया, इसलिए वो अब उस होटल रूम में अकेला है, ना इधर का और ना उधर का। तीसरा है एग्जिस्टेंशियल जंप और ये सबसे डार्क मीनिंग, सबसे डार्क मेटाफर है। स्टोरी के एंड में वो खिड़की पर खड़ा है, वो नीचे देखता है। ये जंप है सुसाइड का। लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जंप नहीं करता, उसके दिमाग में सिर्फ जंप करने का विचार आता है। स्टोरी का लास्ट सेंटेंस है नॉट नाउ, नॉट येट। वो ट्रेजेडी को भी रिफ्यूज कर देता है। अगर वो कूद जाता तो शायद स्टोरी खत्म हो जाती, लेकिन जिंदा रहना उसकी सजा है। उसे उसी रूम में रहना होगा, उसी फेडेड लग्जरी के साथ और अपने गिल्ट के साथ। एक और मेजर थीम है इसमें डिस्टेबलाइजेशन का। ये प्रोटैगनिस्ट एक मर्केंडरी था जो दूसरे कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करता था।
वहाँ सिविल वॉर करवाता था। लेकिन आयरनी इसमें ये है कि आज वो खुद मेंटली और फिजिकली डिस्टेबलाइज्ड है। जो उसने देश के साथ किया, वही आज उसके दिमाग के साथ भी हो रहा है। तो दोस्तों, जंप सिर्फ एक एक्शन की कहानी नहीं, ये एक फेलियर की कहानी है। फेलियर टू लैंड सेफली, मतलब कि आप कहीं पर लैंड सेफली करने के टाइम में इतनी बार जंप कर देते हो कि आप कहीं लैंड कर ही नहीं पाते हो। उम्मीद है आपको ये डिटेल्ड नैरेटिव और वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोज़ के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स बच गए हैं इस स्टोरी को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडीइंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।